मैं सिद्धार्थ से शुरू करती हूँ और उसके बाद प्रोफेसर पाशा को के पास आऊंगी, क्योंकि वो थोड़ा वाइडर पर्सपेक्टिव देंगे। तो सिद्धार्थ, आपको क्या लगता है कि ये वैश्विक ताकतें बिल्कुल सक्रिय हो गई हैं, और सही मायने में क्या डीप स्टेट और डोनाल्ड ट्रंप ने हाथ मिला लिया एक तरीके से, ताकि मोदी को सत्ता से बाहर किया जा सके? जी। हाँ, देखिए क्रिकेट में एक छोटा सा नियम होता है नीलू जी कि, और उसके सबसे बड़े प्रमाण सुरेश रैना नाम के खिलाड़ी हैं, आईपीएल के बहुत धुरंधर खिलाड़ी हैं, लेकिन वो टेस्ट क्रिकेट में नहीं चल सके क्योंकि सबको पता लग गया कि बाउंसर वो खेल नहीं पाते हैं। तो आपकी कोई कमजोरी होती है, अगर आपकी कमजोरी बाहर के लोग जान जाते हैं तो फिर उस आपकी कमजोरी को एक्सप्लॉइट किया जाता है। तो मेरे ख्याल से मोदी जी की कुछ कमजोरियों को डोनाल्ड ट्रंप ही नहीं, दुनिया की दूसरी बड़ी ताकतों ने भी समझ लिया है, उसको वो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। नहीं तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि टैरिफ के मामले में अगर ट्रंप साहब को या ट्रंप साहब के जो काउंसलर हैं, मतलब उनके सलाहकार हैं पीटर नवारो, उनको अगर भारत के साथ टैरिफ के मामले में किसी तरह का विवाद है और वो टैरिफ को सुलझाना चाहते हैं या वो भारत की किसी तरह से आलोचना करना चाहते हैं, तो हमारे मोदी जी का केदारनाथ में बैठे हुए भगवा ड्रेस में साधु के बेच के फोटो का इस्तेमाल वो क्यों कर रहे थे? इसका मतलब वो अब सीधे संकेत मोदी जी को नहीं दे रहे, भारत की जनता को दे रहे हैं। नवारो साहब ने कल ये क्यों कह दिया कि रशिया के यूक्रेन वार में ब्राह्मण लोगों का सबसे ज्यादा फायदा हो रहा है? मतलब आप समझिए कि इस देश में हमें पता है कि पिछले साल भाजपा 400 पार का नारा दी थी, 240 पे आ गई थी, क्योंकि 400 पार का नारा वो जब दे रही थी तो वो भाजपा के समर्थक यही कह रहे थे कि 400 पार आएगा और आरक्षण हट जाएगा, लेकिन इस देश की जनता ने वो नहीं माना। अब ध्यान में रखिएगा कि दुनिया भर के जितने भी देश होते हैं उनकी एक एम्बेसी होती है, एम्बेसी में सैकड़ों लोग होते हैं, वो दिल्ली में बैठते हैं, सुबह से शाम तक वो दिल्ली का अखबार पढ़ते हैं, भारत की राजनीति क्या है रोज उनको पता लगता है। रोज रात में यहाँ से भारत दिल्ली से वो वाशिंगटन कोई ना कोई एक वायर ट्रांसफर, मतलब रिपोर्ट भेजा जाता है, वो भी सीक्रेट वायर रिपोर्ट बोला जाता है, जो कि दूसरा कोई पढ़ नहीं सकता। तो भारत में इस तरह की एक स्थिति है कि जातीय क्या कहते हैं, सामाजिक न्याय जिसे कहते हैं, जातीय कटुता जो इस देश में है वो काफी हद तक है। ये मेरे ख्याल से 400 पार और 240 के बीच में देश को तो समझ में आ ही गया। मेरे ख्याल से अमेरिका को भी ये समझ में आ गया और वो इसको लीवरेज कर रहा है, ऐसा बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है। नहीं तो पीटर नवारो साहब को उन्होंने एक ट्वीट किया, उस ट्वीट में भारत के टैरिफ के बारे में चर्चा की कि भारत बहुत ज्यादा अमेरिका पर टैरिफ लगाता है, उसको कम लगाना चाहिए। लेकिन उस ट्वीट की शुरुआत में एक शब्द का इस्तेमाल किया, इनफ ऑफ दिस मैडनेस, मतलब पागलपन कहा। और उस ट्वीट के नीचे जो उन्होंने फोटो डाला वो भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी का वो फोटो डाला जब वो केदारनाथ में 2-3 दिन के लिए कभी गए थे और उन्होंने ध्यान चिंतन किया था, वो भगवा कपड़ा पहने हुए थे। तो ये बिल्कुल उसका जिसे कहते हैं ना धार्मिक, उसका एंगल वो देने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब वो उनके भक्तों को, मोदी जी के जो एक भक्त मंडली है जिसको कि आप बीजेपी इकोसिस्टम कह रहे हैं, अब वो सीधे उनको टारगेट कर रहे हैं, सीधे भक्त मंडलियों से बात कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि रशिया यूक्रेन वार में ब्राह्मणों का बहुत फायदा हो रहा है। इसका मतलब इस देश में जो सामाजिक न्याय के लिए जो लोग खड़े हैं, जो कि अब्राह्मण हैं, जो कि सामाजिक न्याय के सीढ़ियों में जिनको आप आरक्षित श्रेणी कहा जाता है, जिनको ब्राह्मणों के बारे में पहले से किसी तरह की मन में किसी तरह का व्यक्तिगत रूप से नहीं, लेकिन ये जो ब्राह्मणत्व वाली बात है, भारत में जो ये 4 वर्ण की बात हो रही है जिसमें कि ब्राह्मण को ऊंचा माना जाता है, बाकी जो श्रेणियों के लोग हैं जो इस तरह की ऊंच नीच को नहीं मानते हैं, उनको ये संदेश दे रहे हैं कि भारत के रशिया यूक्रेन वार में भारत के ब्राह्मणों का सबसे ज्यादा फायदा हुआ। इसका मतलब ही ये है कि अमेरिका में कोई ना कोई ऐसी एक टीम बहुत जबरदस्त एक्टिव हो गई है जो कि मोदी जी के दुखती रग को उसने पकड़ लिया है। और वो दुखती रग उनको तभी पकड़ में आ गई थी जिस समय सीज फायर के समय भारत की सेना, हमें पता है जिस तरह से कर्नल सोफिया बुश कुरैशी बता रही थी कि इतनी जबरदस्त पाकिस्तान के ऊपर बमबारी हो रही थी कि गोदी मीडिया तो कराची तक पर हमला हो गया था और लाहौर तक पर तिरंगा फहर गया था और बलूचिस्तान तक अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दिया था गोदी मीडिया के अनुसार। तो गोदी मीडिया के अनुसार अगर भारत की सेना आधे पाकिस्तान के अंदर घुस गई थी और अखंड भारत और पाक अधिकृत कश्मीर, ये दोनों जो कि बीजेपी के एजेंडे हैं,
वो भारत की सेना सच कर रही थी, तो अचानक सीज फायर क्यों कर दिया? और वो सीज फायर की घोषणा जब ट्रंप साहब ने की और उसके बाद जब प्रधानमंत्री ने उस सीज फायर को मान लिया, और उसके बाद से 40 बार जब ट्रंप साहब कह रहे हैं कि सीज फायर मैंने करवाया, और एक बार भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने ट्रंप को सीधे आंख दिखाते हुए ये नहीं कहा कि ये आपने नहीं किया है, ये गलत बात है, आप इस तरह की बात नहीं कर सकते, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं सुरेश रैना जिस तरह से बाउंसर नहीं खेल पाते थे, बाकी टीमों ने देख लिया, वैसे ही अमेरिका ने देख लिया, चीन ने देख लिया कि ये भारत के प्रधानमंत्री जी एक बहुत बड़ी छवि तो रखते हैं, उनकी छवि तो बहुत बड़ी है, लेकिन छवि के पीछे जो ठोस चीज है वो उतनी बड़ी नहीं है। वॉक द टॉक जिसे कहा जाता है अंग्रेजी में, जिसे कहते हैं कि शो एंड सब्सटेंस। इनका शो तो बहुत बड़ा है कि 56 इंच का सीना है, ये कोई बहुत बड़े शेर हैं, ये घर में घुस के मारते हैं, ये सब बातें वो एक छवि है, लेकिन असल में वो उतने मजबूत नहीं है। उनकी कमजोर नस को इन्होंने पकड़ लिया है। सबसे पहले इस कमजोर नस को 2019 में चीन ने पकड़ा था। हमें याद रखना चाहिए 2019 से पहले भारत का जो सबसे नॉर्दर्न मोस्ट, सबसे उत्तर का जो राज्य है, उसको कहा जाता था जम्मू और कश्मीर। लेकिन 2019 के बाद भारत की पार्लियामेंट ने जो नया क्या कहते हैं एक कानून बनाया, उसके अंतर्गत एक लद्दाख नाम की यूनियन टेरिटरी भी बन गई, मतलब लद्दाख नाम की हमारी एक केंद्र शासित प्रदेश भी बन गया। जैसे ही लद्दाख नाम का केंद्र शासित प्रदेश बना, चीन को लगा कि लद्दाख तो हमारा है, वो सही है या गलत है वो चीन को लगता है। उसके 6 महीने के बाद चीन ने गालवान में घुसपैठ कर दी, गालवान में उनके लोग घुसपैठ कर दिए, और उसके बाद उसने देखा चीन ने कि भले चीन ने घुसपैठ किया हो, भले चीन के साथ मारपीट में भारत के सैनिकों का हताहत हुए हो, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री जी ये मानने के लिए ही तैयार नहीं थे कि गालवान में चीन हमारे साथ घुसपैठ किया है। इसका मतलब चीन ने समझ लिया कि भारत के प्रधानमंत्री जी अपनी छवि बचाने के लिए ठोस चीज नहीं करते हैं, केवल छवि को बचाते हैं, अपनी छवि बची रहे इसकी, इसीलिए हारते भी हैं तो चुप हो जाते हैं, बोलते नहीं है, वह केवल अपनी जीत की बात करते हैं। और चीन ने उस चीज को समझते हुए आज जो कल आप एससीओ में बैठक देख रहे थे, एससीओ में बैठक हुई थी, एक बार भी एससीओ में न तो चीन ने न तो रशिया ने किसी ने ये कहा कि 100 दिन पहले जिस भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया था पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान के आतंकवादी गतिविधियों के खिलाफ, एक बार भी वो एससीओ की मीटिंग ने ये नहीं कहा कि पाकिस्तान में, पाकिस्तान से किसी तरह का आतंक फैलता है। उसने ये तो कहा कि पहलगाम में जो हुआ वो बहुत गंभीर घटना थी, क्या कहते हैं पहलगाम के ऊपर संवेदना भी जाहिर की, पहलगाम के लिए संवेदना जाहिर की, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के लिए पाकिस्तान के खिलाफ जो भारत ने किया उसकी सहमति एक ने भी नहीं जाहिर की। पाकिस्तान को एक देश ने भी भारत के सिवा आतंकवादी देश घोषित नहीं किया। और ध्यान में रखिएगा, ये जो 10 सेकंड, भारत 10 सेकंड में बता देता हूं, भारत के प्रधानमंत्री जी ने भी जब वहां पे स्टेटमेंट दिया तो आतंकवाद के खिलाफ बहुत कहा, लेकिन पाकिस्तान में आतंकवाद होता है, पाकिस्तान और आतंकवाद एक वाक्य में पाकिस्तान और आतंकवाद दोनों का नाम नहीं दिया। ये उनकी जो कमजोरी है, मेरे ख्याल से चीन और अमेरिका दोनों ने समझ ली है कि वो अपनी छवि, डोमेस्टिक छवि बचाने के लिए बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियां और बहुत बहुत बड़ी बड़ी कीमत दे रहे हैं, इसीलिए वो अब कीमत लेना शुरू किए हैं। इसी को कहते हैं डीप स्टेट। एक तरह से इसे कहा जाता है एक्सटॉर्शन, दूसरे तरह से कहा जाता है ब्लैकमेल। आपकी कमजोरी को अगर मैंने पकड़ लिया और उसको मैं एक्सप्लॉइट करने लगूं तब होता है ब्लैकमेल। मेरे ख्याल से चीन और अमेरिका दोनों भारत के प्रधान जी के साथ इसी तरह का बर्ताव अभी कर रहे हैं। नहीं, लेकिन अगर ये डीप स्टेट की ताकतें सक्रिय हो गई हैं और जो एग्जाम्पल्स आप बता रहे हैं, आपको क्या लगता है, मैं प्रोफेसर पाशा के पास इसके बाद आती हूँ, कि इन ये जो डीप स्टेट की ताकतें हैं, क्या इससे मोदी जी वाकिफ नहीं है, या मोदी जी के विदेश मंत्री वाकिफ नहीं है, या बीजेपी का इकोसिस्टम वाकिफ नहीं है? क्या ये लोग सब सन्नाटे में आ चुके हैं कि भाई अब उनको नहीं पता, अगर डीप स्टेट सक्रिय हो जाएगा तो फिर तो मोदी जी को जाना ही पड़ेगा? और एक बार उन्होंने अभी हाल में जब टैरिफ की बात हो रही थी तो उन्होंने कहा भी कि मैं तो किसानों के साथ ही रहूंगा, मुझे कोई भी कीमत चुकानी पड़े। यानी कि कहीं ना कहीं उनको ये अंदाज हो रहा है कि कुछ ना कुछ ताकतें हैं जो अब मोदी जी को सत्ता से बेदखल करने में लग गई हैं। जी सिद्धार्थ। देखिए 2014 में जब मोदी जी आए थे तो वो कह रहे थे कि अच्छे दिन लाएंगे, और बार बार आप अगर मोदी सरकार या मोदी भक्तों की उनकी जो पूरा इकोसिस्टम बोलता है वो देखिए कि भारत 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन गया है, दुनिया का बहुत बड़ा देश बन गया है, हमारे यहाँ इतना जीडीपी हमारा बढ़ गया। इसका मतलब वो भी जानते हैं कि दुनिया में अपना नाम कमाने के लिए आपको ये बताना पड़ता है कि आप आर्थिक रूप से बहुत मजबूत हैं।
तो बीजेपी और बीजेपी का पूरा इकोसिस्टम पिछले 10-11 साल से भारत में ये प्रचारित कर रहा है कि भारत अब आर्थिक रूप से बहुत मजबूत हो गया है। तो आर्थिक रूप से अगर आपकी तरक्की तेज होती है तो वो 3 कारणों से होती है, श्रम से होती है, बुद्धि से होती है, पूंजी से होती है। अब अमेरिका आर्थिक रूप से जो वो तरक्की किया है या वो विकसित देश बना है, वो पूंजी के बल पर बना है, और वो पूंजी के बल पर वो आविष्कार करता है, वो इन्वेंशंस करता है, नई नई चीजें बनाता है। चीन चीन जो आर्थिक रूप से तरक्की किया है वो अपने बुद्धि के बल पर किया है। बुद्धि के बल पर आप उत्पादन बढ़ा सकते हैं। लेकिन भारत ने पिछले 10-20 साल में जो भी तरक्की आर्थिक रूप से की है वो श्रम के बल पर की है, मैनेजमेंट के नाम पर की है। अब के हमारे ज्यादातर दोस्त या हमारे ज्यादातर बच्चे जिसको भी परिचित है देखते हैं एमबीए कर रहा है, एमबीए कर रहा है। तो भारत ने न तो आविष्कार में इन्वेस्ट किया और न ही उत्पादन में इन्वेस्ट किया, उसने इन्वेस्ट किया श्रम के ऊपर, और वो श्रम का मतलब होता है मैनेजमेंट। तो होता यह है कि श्रम को हमेशा बुद्धि जो है वो एक्सप्लॉइट कर लेती है, और पूंजी जो है वो हमेशा श्रम और बुद्धि दोनों को खरीद लेती है। तो ध्यान में रखिएगा, भारत के पास श्रम है, चीन के पास बुद्धि है, और अमेरिका के पास पूंजी है। तो भारत के श्रम को चीन की बुद्धि हमेशा एक्सप्लॉइट करेगी, और बुद्धि और श्रम दोनों को हमेशा अमेरिका जैसा पूंजीपति दोनों को खरीद लेगा। तो ये जो 3 ट्रायड है, जिसको आप ट्रायंगल कह सकते हैं, इस ट्रायंगल में एक श्रम होता है। किसी भी आदमी को आर्थिक रूप से तरक्की करनी है तो या तो वो पहले श्रम करेगा, दूसरा उसको अपनी बुद्धिमानी का इस्तेमाल करेगा, और तीसरा उसके पास जो पैसा बनेगा उस पैसे से फिर पैसा बनाएगा। तो अमेरिका के पास पूंजी है, चीन के पास बुद्धि है। अमेरिका के पास पूंजी है, इसका प्रमाण यह है कि दुनिया में सबसे ज्यादा आविष्कार अमेरिका में होते हैं। चीन के पास बुद्धि है, इसका प्रमाण यह है कि सबसे ज्यादा दुनिया में उत्पादन चीन के पास होता है। तो आविष्कार और इन्वेंशन और मैन्युफैक्चरिंग, ये दोनों चीन और अमेरिका ने ले ली। तो भारत के पास एक ही चीज बचा, भारत के पास बचा लेबर। वो लेबर का मैनेजमेंट करने लगा। और हमेशा लेबर के साथ दिक्कत ये होती है कि लेबर को जो इंटेलिजेंस होता है, जो बुद्धि होती है, वो लेबर को एक्सप्लॉइट करती है, और जिसके पास पैसा होता है वो बुद्धि को और लेबर को दोनों को खरीद लेता है। तो भारत ने ये पिछले 25-30 सालों में, या खास करके भाजपा की सरकार आने के बाद, न तो इन्वेंशंस में इन्वेस्ट किया, न तो आविष्कार में इन्वेस्ट किया, न तो भारत में कोई नए आविष्कार हो रहे हैं, न ही भारत में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बढ़ रहा है, उत्पादन बढ़ रहा है। हमारे पास केवल बहुत ज्यादा लोग हैं, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाता है, तो आपके घर के भी बाहर, जो आपके घर के सोसाइटी अपार्टमेंट के बाहर कोई क्या कहते हैं सिक्योरिटी गार्ड है, उसको भी आप पूछिए तो मालूम पड़ेगा वो बिहार से या असम से आया हुआ है। तो फिजिकल लेबर तो भारत बहुत कर रहा है, लेकिन बुद्धि के मामले में और आविष्कार के मामले में एक में चीन आगे है, दूसरे में अमेरिका आगे है। ये दोनों मिलके आपको अब एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, आपको स्क्वीज कर रहे हैं, क्योंकि श्रम जो होता है उसके पास वो एक ही पैर पे चल रहा होता है, वो लंगड़ा होता है। श्रम जो होता है वो लंगड़ा होता है, लेकिन जिसके पास बुद्धि होती है उसके पास एक साइकिल आ जाती है, 2 चक्के की गाड़ी हो जाती है। और जिसके पास श्रम, बुद्धि और क्या कहते हैं पूंजी आ जाती है, वो 3 चक्के का हवाई जहाज बन जाता है, उसकी गति बहुत तेज हो जाती है।